गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। जैसे कि आपने देख लिया होगा, ये वन शॉट है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी से हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये फाइबरलेस होता है। जैसे कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें होती है, क्या कहते हैं, एक तो सेल, मैट्रिक्स और फाइबर्स। इसमें फाइबर्स नहीं होती, ये एक एक्सेप्शन केस है कनेक्टिव टिश्यू का। इसकी जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल है। 7.4 है इसका। अब हम देखते हैं ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा और कॉर्पुसेल्स, जिन्हें हम फॉरेन एलिमेंट्स भी कहते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, जो मैट्रिक्स पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। ये 55% होता है। इसका कलर पेल येलो या स्ट्रॉ कलर होता है। कॉर्पुसेल्स 45% होते हैं इसमें। आरबीसी जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स जिसे हम थर्मोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, थर्मो कह रही हूं, थ्रोम्बो। अब हम देखते हैं प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे हम। 55% होता है ये ब्लड में। 90 to 92% इसके अंदर H2O मतलब कि पानी होता है। 6 to 8% इसमें प्रोटीन होती है। प्रोटीन तीन तरीके की होती है इसके अंदर। एक तो एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोजिन। जो एल्बुलिन होता है वो मोस्ट अबंडेंट होता है, जो कोलाइड हो जाता है H2O के साथ, जो रेगुलेट करता है BCOP को। BCOP क्या है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो मेंटेन करता है हमारी ब्लड की वॉल्यूम को और प्रेशर को। ग्लोब्यूलिन है वो दो तरीके का, एक होता है अल्फा ग्लोब्यूलिन, एक होता है बीटा ग्लोब्यूलिन। ये लिपिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जो तीन तरह के होते हैं, ये जो गामा ग्लोब्यूलिन होता है वो एंटीबॉडी का काम करता है, मतलब इम्यूनिटी का काम करता है। फाइब्रोजन क्लोटिंग प्रोटीन है। ये जो एक्सेसिव ब्लड लॉस को उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है। मतलब कि अगर हम ब्लड को देखना चाहे, मतलब प्लाज्मा को अलग से देखना चाहे, तो हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, जो हमारी क्या कहते हैं उन्हें, जो मैं बताती हूँ क्या कहते हैं, ट्यूब्स होती है जिनमें ब्लड कलेक्ट होता है, वो ऐसे दिखती है। बहुत अलग अलग कलर्स की होती है, बट ऐसी ही होती है। अलग अलग कलर्स की इनके लेबल एंड ढक्कन होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ये देखना है तो ब्लड को कलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसे रख देंगे। उसको हिलाना विलाना नहीं, उसे सिर्फ सीधा रख देंगे। बट अगर ये है, हम उसे देख नहीं मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसे हिलाए बिना रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होएगा, जब हम इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो ऐसा कुछ होगा। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये रेड, ये हमारी रेड ब्लड सेल हो जाएगी। इसके ऊपर हमारी व्हाइट ब्लड सेल हो जाएगी। और फिर क्या कहते हैं, ये जो बीच में ये जो इत्तू सा पार्ट दिख रहा है ना, इत्तू सा, ये हो जाएगा फाइब्रोजन, और ये ऊपर वाला प्लाज्मा हो जाएगा। जब फाइब्रोजन होता है, वो मैंने जैसे आपको अभी ही बताया है कि ये प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा में होता है। जब फाइब्रोजन प्लाज्मा से अलग हो जाता है, जब उसे हम कहते हैं सीरम, उसे हम कहते हैं सीरम, मतलब सीरम इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रोजन, ठीक है। और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया कितना होता है, 17 to 34 mg पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। यूरिया क्यों होता है, बहुत सारे यूज के लिए यूरिया होता है हमारी बॉडी में, वो मैं आपको बताऊंगी। यूरिक एसिड, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें। फिर आरबीसी जिसे हम कहते हैं एरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। ये मोस्ट अबेंडेंट होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, इसकी फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में। बोन मैरो में इसका प्रोसेस होता है एरिथ्रोफोइसिस कहते हैं। जो ब्लड की फॉर्मेशन है उसे हम कहते हैं हीमोफोइसिस, फोइलेसिस। और आरबीसी की हम फॉर्मेशन को कहते हैं एरिथ्रोफोइसिस। ये बोन मैरो में होती है। इसके लिए एक हार्मोन की नीड होती है जो किडनी देती है, उसे हम कहते हैं एरिथ्रोफायोटीन, ठीक है। आरबीसी के अंदर अगर हमें आरबीसी का जो हमारा रेड ब्लड सेल का काउंट है वो ठीक रखना है, तो हमें विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन, ये सारी चीजें अपनी डाइट में कंज्यूम करनी चाहिए। और क्या कहते हैं, जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड होता है। इसके पास कोई जो न्यूक्लियस होता है ना, वो अपना न्यूक्लियस को खो देता है, किसके बाद, मैच्योरिटी के बाद। अब दिखाते, ऐसे कुछ शेप होती है हमारे आरबीसी की, बायकनकेव शेप होती है। ये अपना न्यूक्लियस लूज
क्यों कर देता है मैच्योरिटी के बाद? क्योंकि इसको हीमोग्लोबिन भरना है अपने अंदर। इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 दिन की होती है, और इसका जो ग्रेव यार्ड होता है, मतलब मरने के बाद ये कहा जाता है, मरने के बाद ये जाता है स्प्लीन में, ठीक है। जो इसका काउंट होता है वो होता है 5 to 5.5 मिलियन। इसकी जो काउंट होती है वो होती है 5 to 5.5 मिलियन क्या कहते हैं मिलीमीटर, ठीक है, mm3 ऑफ ब्लड। आरबीसी अगर डेफिशिएंसी है आरबीसी की तो हम उसे कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपेनिया, और एक्सेस है मतलब ज्यादा है आरबीसी की काउंट तो उसे हम कहते हैं पॉलीसेथीमिया, ठीक है। देखो कम भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा है तो इससे क्या होगा, जो विस्कोसिटी है ब्लड की वो ज्यादा हो जाएगी, जो ब्लड है वो थिक हो जाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन होता है वो 12 से 16 ग्राम होना चाहिए पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है तो दो चीजें निकलती है उससे, एक तो हेमफॉरफायरिंग और एक ग्लोबुलिन। इसमें क्या होता है, एक तो आयरन निकलता है जो रियूज हो जाता है, जो फोरफायरिन है वो बाइल पिगमेंट होता है जो कलरलेस होता है, कलरलेस कह रही हूँ, जो कलर देता है हमारी यूरिन को और फीटस को, ठीक है। और ग्लोबुलिन में क्या आता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन को अगर ब्रेक करते हैं तो अमीनो एसिड करता है, अमीनो एसिड रियूज हो जाता है हमारा। हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इसका जो काउंट होता है वो 6000 से 8000 क्यूबिक मीटर होता है ब्लड में। ये ज्यादा हो कम हो तो इसे हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं, ज्यादा होगा तो ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। ये ल्यूकोसाइटोसिस कब होता है, इन्फेक्शन के टाइम पे तो होता है, लेकिन एबनॉर्मली हाई हो जाना कब, उसे हम कहते हैं ल्यूकेमिया। जब ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर होता है, जब हम ल्यूकेमिया होता है इट मींस ब्लड कैंसर हो रहा है आपको। जब व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा हो जाता है एबनॉर्मली, कोई इन्फेक्शन नहीं है आपको उस टाइम, ये इसकी फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में, इसे हम कहते हैं ल्यूकोपोएसिस। इसको जो शेप होते हैं वो नॉट डिफाइंड होते हैं, अमीबा की तरह होता है, ऐसे ही घूमता रहता है, कोई भी इरेगुलर शेप होती है इसकी। जो इसकी लाइफ स्पैन है वो वेरी करती है। एक तो प्लाज्मा सेल होता है, एक होता है मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल 5 से 6 दिन जीते और मेमोरी सेल 10 से 20 साल तक जी सकते हैं। मेमोरी सेल की ज्यादा क्यों जीते हैं, अब आपको हमें पता है कि व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम होता है, इम्यूनिटी को करना। अगर आपके अंदर कोई बीमारी आई है, कोई वायरस आया है, तो एटलीस्ट 10-20 साल, कुछ साल तो आपके अंदर वो रहेगा ना एंटीबायोटिक उसके, तो ये उसलिए होता है मेमोरी सेल। व्हाइट ब्लड सेल दो तरीके के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, एक होता है ग्रेनुलोसाइट कौन से होते हैं, जिसके अंदर ग्रेन्यूल होता है। एक ग्रेनुलोसाइट जिसके अंदर कोई ग्रेन्यूल नहीं होता। ग्रेनुलोसाइट भी 3 तरह के होते हैं, एक तो न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल, बेसोफिल। और एक ग्रेनुलोसाइट 2 तरीके के होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। दिखाती हूँ, तो ग्रेन्यूल हो गए वो, ग्रेनुलोसाइट जिसके अंदर नहीं होगा वो एक ग्रेनुलोसाइट के मतलब टाइप्स देखते हैं। एक तो न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा होता है 60 to 65%। ये स्टेन होता है बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाइस से। ये फेगोसाइटोसिस होता है जो क्या करता है, एंटीजन को खा जाता है। PMNL पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं इन्हें। बेसोफिल 0.5 से 1% होता है, जो बेसिक डाई से ही डाई किया जाता है। इसका कॉज क्या है, ये इन्फ्लेमेशन करता है। इसका जो न्यूक्लियस का शेप होता है वो होता है एस शेप्ड। हमारे यूसोनोफिल को हम एसिडोफिल भी कहते हैं। क्यों, एक तो ये 2-3% होते हैं जो एसिडिक डाई के साथ वो होते हैं, क्या कहते हैं, एसिडिक डाई के साथ डाई होते हैं। ये सप्रेस करते हैं एलर्जी को। ये तो एलर्जी इन्फ्लेमेशन करता है, ये एलर्जी को कम करता है। तो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। हमारे एक ग्रेनुलोसाइट इसमें होता है मोनोकोट 6 to 8% होता है। ये किडनी शेप्ड, इसका जो न्यूक्लियस होता है किडनी शेप्ड होता है, बीन शेप्ड। ये सबसे लार्जेस्ट होता है
और ये फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, मैंने 2 बार बोल दिया लेकिन मैंने मतलब नहीं बताया। फेगोसाइटोसिस वो होता है जब मतलब एंटीजन को या फिर कोई भी बाहर का प्रोडक्ट, बाहर की चीज है, कोई भी क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म या फिर डेड सेल्स को खा लेते हैं, उसे हम कहते हैं फेगोसाइट्स साइटोसिस। और ये परफॉर्म करते हैं हमारे मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। अगर हमारे लिम्फोसाइट 20 से 25% होते हैं, इसका लार्ज न्यूक्लियस होता है। इसके ये 2 तरीके के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल इम्यूनिटी को वो करता है और टीम लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। अब इन दोनों में का मतलब होता है, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी वो वाली इम्यूनिटी होती है जो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। बी लिम्फोसाइट इसमें क्या होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी में, इसमें होता है कि जो हमारा लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है ताकि वो पैथोजन सेलर से। लेकिन जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है जो हमारा टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, वो क्या होता है, वो किसी भी एंटीबॉडीज को क्रिएट नहीं करता, बल्कि जो इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स है हमारी बॉडी के, उन्हें खत्म करने में हेल्प करता है। देखते हैं प्लेटलेट्स, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये ट्रू सेल नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सेलुलर फ्रेगमेंट। मतलब कि ये बोन मैरो की जो सेल होती है, एक सेल बनाता है जिसे हम मेगा कैरियोसाइट भी कहते हैं, जो उसकी फ्रेगमेंटेड जो सेलुलर फ्रेगमेंट्स होती है, जो टूटे हुए कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं, उन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। जो इनका नॉर्मल काउंट होता है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड में। अगर ये ज्यादा कम होते हैं तो हमें इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर ये ज्यादा है तो हम कहते हैं ना थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसका रोल क्या होता है, इसका रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। अगर क्लॉटिंग डिसऑर्डर है किसी को, लेट्स टॉक अबाउट ब्लड ग्रुप में हम एबीओ सिस्टम पढ़ेंगे। 3 ही तरह के ब्लड सुने हैं ना, ए बी और ओ। एंटीजन एक होता है एंटीबॉडीज। जो एंटीजन होता है वो सेल्फ एंटीजन होता है। सेल्फ एंटीजन जो कहा होता है, जो हमारा रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन है उस पे प्रेजेंट होता है सेल्फ एंटीजन, और जो एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा में होती है। अगर किसी के पास एंटीजन है तो उसके पास एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर किसी के पास बी एंटीजन है तो उसके पास एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर ये दोनों साथ में हो गए तो इन दोनों का क्लैश हो सकता है एंड ये एक दूसरे में लड़ भिड़ के मर सकते हैं, इसीलिए ये साथ नहीं होता। बस ये समझो आप कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसे एंटी ए मिलेगा, और ए है तो एंटी बी मिलेगा। ब्लड ग्रुप देखते हैं। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडीज एंटी बी होगा। बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडीज एंटी बी होगी। ए बी है तो ए और बी दोनों एंटीजन होंगे, एंटीबॉडीज कोई से भी नहीं होगी, क्योंकि इसके पास तो ए भी है और बी भी है, और जिसके पास ए होता है उसके पास एंटी ए नहीं होता, बी होता है उसके पास एंटी बी नहीं होती, इसके पास दोनों है तो कोई सी नहीं होगी। और जो ओ ग्रुप है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसके पास दोनों एंटी ए या एंटी बी दोनों होते हैं। देखिए यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट। जो ओ है वो ए को भी ब्लड दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी ए बी को भी दे सकता है, ओ ए बी को भी दे सकता है। जो ए बी है वो है हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जो मेनली होता है वो ए बी प्लस होता है, और जो यूनिवर्सल डोनर है वो है हमारा ओ नेगेटिव। एक और एंटीजन होता है जो होता है हमारा RH एंटीजन। ये 80% ह्यूमंस के अंदर होता है, इसीलिए तो ज़्यादातर लोगों का जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव होता है। जो किस में पाया गया था सबसे पहले, रिसस मंकी में पाया गया था। अगर RH एंटीजन है आपकी बॉडी में तो RH पॉजिटिव होगा, और अगर एब्सेंट है तो RH नेगेटिव होगा। मतलब अगर किसी के पास किसी की बॉडी में RH है तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा, नहीं है तो नेगेटिव होगा। ये भी हमारी जो RBC की मेम्ब्रेन होता है उस पर ही प्रेजेंट होता है। फिर ये है हमारा टॉपिक RH इनकम्पैटिबिलिटी, जिसे हम मेरे साथ बोलो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिस, मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन जो भी आप देख लेना। और हम इसको हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मम्मी का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है और बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, मतलब कि समझते हैं, जो मेल है
उसका अगर जो हमारा RH है वो पॉजिटिव है, फीमेल का नेगेटिव है, ठीक है। तो इनकी अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई, अगर मम्मी प्रेग्नेंट हुई, तो जो बेबी है अगर वो पॉजिटिव है और मम्मी नेगेटिव है, तो जब बेबी की डिलीवरी होगी तो ये जो बेबी है वो मम्मी के यूट्रस के अंदर कुछ अपना RH छोड़ देगा, मतलब कि पॉजिटिव RH हो जाएगा और इसकी मम्मी का क्या था, नेगेटिव RH। सो फिर मतलब इसके तो फिर क्या होएगा, जो इसकी मम्मी का इम्यून सिस्टम है वो काम करेगा, वो देखेगा कि पॉजिटिव चीज आई है, मतलब ये क्या आ गया, उन्हें उनके लिए तो फर्स्ट टाइम हुआ है ना ऐसा, तो वो anti-RH एंटीबॉडी बना देगा और जो RH पॉजिटिव है उसे वो मार देगा। फिर सबसिक्वेंट मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, अब इसकी मम्मी के अंदर anti-RH एंटीबॉडी है, ये छोटा बेबी है, ये इसकी प्लेसेंटा है, इसकी मम्मी से इसके अंदर कुछ अमाउंट में अगर अब ये पॉजिटिव है, अगर इसके अंदर इसकी मम्मी का कुछ अमाउंट में anti-RH एंटीबॉडी चली गई, तो क्या होएगा, रिलेशन हो जाएगी, जो RBC है वो कम हो जाएगी, हिमोलाइसिस। और इस केस में होता है कि बेबी मर भी सकता है, लेकिन सब्सिक्वेंटली होता है अगर मम्मी का नेगेटिव है और बेबी का पॉजिटिव है तो क्या होगा, बच्चे को अनेमिया या फिर जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया हो सकता है, होता है इनफेक्टली। बट अब इसका भी ट्रीटमेंट आ गया है, इससे क्या होता है कि मम्मी को इंजेक्शन लगा दिया जाता है फर्स्ट बेबी के दौरान ही, जिसको हम रोगम वैक्सीन कहते हैं, जिसमें नो मेमोरी ऑफ RH एंटीबॉडी बनता है, मतलब कि एंटीबॉडी बन रही है मम्मी के बॉडी में, बट RH मेमोरी सेल नहीं बन रहे हैं उसके। देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। ब्लड क्लॉटिंग 13 फैक्टर्स इन एक्टिव फॉर्म होते हैं। अगर इंजरी हुई, इंजरी से आपको ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा वो वाला ट्रॉमा नहीं हुआ जो आपको कट लगा उससे, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन से फिर थ्रोम्बोकाइनेस में बना, थ्रोम्बोकाइनेस से फिर थ्रोम्बोकाइनेस एक हार्मोन है जो थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, इनएक्टिव स्टेज है ये। फिर ये थ्रोम्बिन में बन जाएगा, थ्रोम्बिन से फिर ये फाइब्रोजन बन जाएगा, फाइब्रोजन से फिर ये फाइब्रिन आएगा। ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, ये इनसॉल्युबल है, ठीक है। और ये सारे कैल्शियम वजह से हो रहा है। जो फाइब्रिन है वो फाइब्रिन क्या होता है, जो हमारा खून आ जाता है, जो ब्लैक ब्लैक, अगर कहीं पर चोट लगी है तो दिखाती हूँ, नहीं तो आज कहीं चोट नहीं लगी है अभी, पर दिख जाएगी थोड़ी देर में, बट जो आप समझ गए होगे ना, जो आ जाता है ब्लैक ब्लैक पार्ट चोट लगने के बाद, वो। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं, और पहले तो ये कि इसको हम कास्केड इफेक्ट भी कहते हैं। फिर हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होते हैं ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन किस में होता है, ऑर्थोपोडा में और मोलस्का में। तो ओपन सिस्टम क्या होता है, इसमें जैसे ये हमारा हार्ट है, और हार्ट से जो ब्लड है वो लार्ज वेसल्स के थ्रू पास हो रहा है, और वो कहा जा रहा है एक ओपन स्पेस में। जो ओपन स्पेस है उसे हम कहते हैं साइनोसिस। सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, घुचड़ मुचड़ हो जा रहा है ना। यह हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिड्स और कॉर्डेट्स में होता है। इसमें क्या होता है, क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होती है, मतलब कि देखो ये क्लोज्ड है ना, तो डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होएगा। और जो इसका ये ज़्यादा एडवांटेजनेस होती है, क्यों, क्योंकि इसका जो फ्लो ऑफ, ये जो इसका ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं। हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो हार्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हार्ट क्या होता है, क्या होता है ये तो हमें पता ही है। सबसे पहले फिश के हार्ट के बारे में बात करते हैं। फिश के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो 2 मेन चैम्बर होती है वो होती है एक तो आर्ट्रिया और एक वेंट्रिकल, ठीक है। 2 एसेसरी चैम्बर्स भी होते हैं जिसे हम कहते हैं, पहला होता है साइनस वेनस और दूसरा होता है एक आर्टीनियस भी कहते हैं उसे, ठीक है। और हमारा अगर हार्ट है तो ये इसके चैम्बर्स हो गए। चैम्बर्स, यहाँ से बॉडी पार्ट्स में से ब्लड आया, वो यहाँ पर आया, फिर ब्लड ने इसको गिल्स में पहुंचाया, गिल्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर गया, फिर ये आया,
फिर यहाँ से गिल्स में गया, तो ऑक्सीजनेशन इसकी गिल्स से होती है, ये सिंगल सर्कुलेशन है। अब हम देखेंगे एम्फीबियल और रेप्टाइल की, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल या फिर एलिगेटर्स है ये, इसमें क्या होते हैं, 3 चैम्बर्ड होता है ये, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें, पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, फिर वो गया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर और बॉडी पार्ट में, फिर वो आया बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, फिर वो इसमें गया, फिर वो इसमें गया, ऐसे होता है 3 चैम्बर्ड, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। फिर आ गया हमारे बर्ड्स मैमल एंड क्रोकोडाइल का, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ऐसे ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, इसमें नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, डबल सर्कुलेशन होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट की पोजीशन के बारे में। ह्यूमन हार्ट कहाँ होता है? ह्यूमन हार्ट हमारा लंग्स के बीच में होता है, जो थोड़ा सा क्या होता है, टिल्टेड होता है, हमारी लेफ्ट की साइड, इस साइड होता है, ठीक है। अब आपको उसमें तो इस साइड में समझ में आएगा, ठीक है। ये कितना होता है, हमारी एक क्लेंच्ड फिस्ट जितना, एक बंद मुट्ठी के जितना होता है ये हमारा, इसका मतलब मेरा हार्ट इतना है, आपकी जितनी मुट्ठी बंद होती है आपका हार्ट उतना है। फिर हम देखते हैं जो हार्ट का ऊपर वाला पार्ट होता है, मतलब कि हार्ट है जो ये ऊपर वाला पार्ट होगा हम इसे कहेंगे पार्ट, हो जो नीचे वाला ये वाला पार्ट होगा हम इसे कहेंगे एपेक्स। अब जैसे कि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी को हमारी को ब्लड कह रही हूँ, जो हार्ट है वो पूरी बॉडी को हमारी को ब्लड देता है, बट हार्ट को कौन ब्लड देता है? हार्ट को भी तो न्यूट्रिएंट्स की जरूर होगी, तो हार्ट को कोरोनरी आर्टरी ब्लड देते हैं, ब्लड का सप्लाई होता है, इसे हम कोरोनरी सर्कुलेशन भी कहते हैं। जो कार्डियक मसल ही, जो कोरोनरी आर्टरी है, ये कार्डियक मसल ही होती है जो इसका ब्लड का सप्लाई करती है। हार्ट की वॉल कौन सी होती है? एक होती है पेरिकार्डियम, एक होती है मायोकार्डियम, एक होती है एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम 2 तरीके की होती है, एक तो पेरेंटियल कार्डियम और एक होती है विसरल, 2 तरह की नहीं होती। इन दोनों के फिर बीच में आता है हमारा पेरिकार्डियल कैविटी। फिर पेरिकार्डियल कैविटी अंदर कौन सी फ्लूइड फिल होती है? पेरिकार्डियल फ्लूइड फिल होती है, जो क्या करती है, शॉक को एब्जॉर्व करती है या फिर फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, ताकि टीयर वगैरह ना हो हमारे हार्ट में। फिर मायोकार्डियम कार्डियक मसल होती है, ऐसी हमारी कुछ मसल्स होती है। एंडोकार्डियम एक सिंपल स्क्वैमस मसल्स होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, इसमें होती है एंडोथीलियम कहते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अब अपने डबल सर्कुलेशन के बारे में, कैसे होती है। सो ये हमारे लंग्स है, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन का वर्क होता है। ये हमारा राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है ना। अब आगे जाएगा समझ में। यहाँ से हमारा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जो लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये हमारे ओर्टा से बॉडी पार्ट्स में गया, बॉडी पार्ट से फिर ये हमारा राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर ये हमारे पल्मरी आर्टरी में, पल्मरी आर्टरी से फिर हमारा लंग्स में चला गया ऑक्सीजनेशन के लिए। ये हमारा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम इसके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। पल्मनरी वेन होती है वो थिन होती है, जो लंग्स से हार्ट तक हमारा ब्लड को लाती है सबसे पहले। फिर उसके बाद जो हमारा लेफ्ट साइड होता है हार्ट का, उसके अंदर बाइकस्पिड वॉल्व होती है, जिसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। बाइकस्पिड इसका मतलब 2 है, बाई का मतलब 2 होता है। फिर आगे हमारे नीचे यहाँ पर और एरोटिक वॉल्व होती है, जो एरोटा को खोलने में वर्क करती है। सो एरोटा को खुला, एरोटा हार्ट से हमारी बॉडी पार्ट्स में लेके जाता है। फिर उसके बाद हमारी वेना कावा है, वेना कावा राइट एट्रियम में लेके जाती है, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में। इसके पास ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, मतलब 3। वेना कावा भी 3 टाइप्स की होती है। एक होती है सुपीरियर वेना कावा, जो अपर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जाती है। इन्फीरियर वेना कावा जो लोअर बॉडी का लेके जाती है। और एक होती है कॉर्नर साइनस, जो हार्ट का ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। फिर जो यहाँ से यहाँ पे होता है हमारा पल्मरी सेमिल्यूनर वॉल्व होती है यहाँ पे, जिसे हम पल्मरी वॉल्व भी कहते हैं, जो बैक फ्लो को
रोकती है हमारे, ठीक है। फिर ये पल्मोनरी आर्टरी में लेके जाती है। जो इन दोनों साइड्स को डिवाइड कर रहा होता है उसे हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। जो थिक होता है, मतलब कि जो वेंट्रिकल को डिवाइड करे उसे हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, और जो एट्रियम को डिवाइड करे उसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। होप ये आपको समझ में आया होगा। और चीज जो ये कहते हैं कि हमारी जब छोट किसी किसी को कहते हैं ना कि दिल में छेद है, ये है वो है, वो होता है। यहाँ पर एक डिप्रेशन काइंड ऑफ आपको दिख रहा होगा, यही होता है बिफोर बर्थ। इसे हम कहते हैं फोरमैन ओवल, ये होल को हम कहते हैं। और आफ्टर बर्थ के बाद ये डिप्रेशन है वो भर जाता है, और फिर हम कहते हैं फोसा ओवेलिस, जब ये क्लोज हो जाता है। जो हमारी वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो थिक होती है, और जो थिकेस्ट वॉल होती है वो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। क्यों? क्योंकि इसे ब्लड को ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाना होता है। अब हम देखते हैं कि डबल सर्कुलेशन क्यों होता है। ये देखो, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हार्ट में, हार्ट से फिर गया लंग्स में, ठीक है। ये एक बार सर्कुलेशन हुई, इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन टिश्यू से हार्ट में, फिर हार्ट से फिर टिश्यू में, ठीक है। फिर ये हमारी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है। 2 बार सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन हो रही है, 2 बार हार्ट में ब्लड जा रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं इसे डबल सर्कुलेशन। अब हम कार्डियक साइकिल देखते हैं। कार्डियक साइकिल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन 1 बीट। कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल बोलते हैं, डायस्टोल हम रिलैक्सेशन को बोलते हैं। 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है। इसका मतलब 1 मिनट में हमारी 72 कार्डियक साइकिल्स होती है। एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है हमारी। अब हम देखते हैं जैसे ये 0.1 सेकेंड की क्या होती है हमारी एट्रियल सिस्टोल होती है। सिस्टोल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रियल सिस्टोल में। अगर हमारे जो दोनों तरफ से जो हमारे एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जो हमारा ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में जाएगा, तो वेंट्रिकल की फिलिंग हो रही है, और जो हमारी जो एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरीज की ये जो हमारी रूट्स है ये हमारी बंद हो जाती है उस टाइम। तो फिलिंग हो रही है हमारी वेंट्रिकल्स की, और एट्रियम और दोनों एट्रियम हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल ये होता है 0.3 सेकेंड की। इसमें क्या होता है होगा, इसमें क्या कहते हैं, जो हमारी वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी, जिससे क्या होगा, जो हमारे एरोटिक वॉल्व है, एवी वॉल्व है, वो बंद हो जाएगी, जिससे हमारी फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट आएगी, जिसे हम कहते हैं लब। सो लव। और इस टाइम पे जो हमारे वेंट्रिकल्स है वो एक क्लोज चैम्बर का काम कर रहे होते हैं। जो हमारी सेमिलुनर वॉल्व है वो खुलेगी, एंड जो हमारा ब्लड है वो जाएगा, हमारी ब्लड कहा जाएगा हमारी आर्टरीज में। हमारा जॉइंट डायस्ट्रोल, इसमें क्या होगा, जो सारे चैम्बर्स है वो रिलैक्स करेंगे, जो वॉल्व खुली हुई थी वो बंद हो जाएगी, और इस पे हमारा साउंड आएगी डब साउंड, जो हमारी सेकंड साउंड ऑफ हार्ट होती है। जो हमारी एवी वॉल्व है वो खुल जाएगी, और हमारी वेंट्रिकल्स है वो फिल होने लग जाएगी। वेंट्रिकल फिलिंग और कहा रही थी, वेंट्रिकल फिलिंग और हो रही थी हमारी एट्रियल सिस्टोल में। 30% वेंट्रिकल फिलिंग हमारी एट्रियल सिस्टोल में होती है, और 70% जॉइंट सिस्टोल में। एक इनिशियल में तो फास्ट होती है, 1/3 फास्ट होती है, लेकिन उसके बाद 2/3 में स्लो हो जाती है हमारी। तो ये होती है 0.4 सेकेंड की। हमारा एट्रियल डायस्टोल होता है, जो उसकी जो हमारी वो होती है 0.7 सेकेंड की। वेंट्रिकल डायस्टोल होती है वो 0.5 की। लब एंड डब की साउंड का बीच का गैप होता है 0.3 सेकेंड, और डब और लब की साउंड का गैप होता है 0.5 सेकेंड। और डब के बीच में डिफरेंस का है। क्लोजर का क्या डिफरेंस है? जब एवी वॉल्व क्लोज होएगी जब लब साउंड आएगी, सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होएगी जब डब साउंड आएगी। ड्यूरेशन क्या है? ये ज़्यादा देर होती है, ये कम देर होती है। साउंड क्या होती है? इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। पिच इसकी लो होती है, इसकी हाई होती है। प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है हमारा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल्स। जो प्रेशर ब्लड लगाता है वेसल्स पे वो होता है ब्लड प्रेशर। जो हमारा सिस्टोल प्रेशर होता है वो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो जो हमारी आर्टरीज पर जो प्रेशर लगता है वो होता है हमारा सिस्टोल प्रेशर, जो 120 mm of Hg नॉर्मल होता है। डायस्टोल प्रेशर वो होता है जो
वेंट्रिकल के डायस्टॉल के टाइम पर होता है वो होता है हमारा नॉर्मल 80 mm ऑफ Hg मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जो हमारा बीपी होता है वो SP/dp देखा जाता है 120/80 mm ऑफ Hg हमारा नॉर्मल होता है। जो हमारा पल्स प्रेशर होता है वो अगर हम SP-dp कर देंगे तो 20-80 40 mm ऑफ Hg ये हमारा नॉर्मल वाला होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम तो सॉरी बीच में अभी मैं इस वीडियो को रात को कंटिन्यू कर रही हूँ शाम को। स्ट्रोक्स वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक्स वॉल्यूम वो है जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुई वेंट्रिकल्स में, एंड उस टाइम जो हमारा ब्लड इजेक्ट हुआ है मतलब बाहर निकला है वो होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। उसे हम कहते हैं 70 ml और 70 ml होता है वो। स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है SDV माइनस EDV माइनस ESV एंड ऑफ डायस्टॉल वॉल्यूम माइनस एंड ऑफ सिस्टोल वॉल्यूम। जो 130 ml माइनस 60 ml एक नॉर्मल 70 हो जाता है। ये नॉर्मल ये होता है बट इसमें भी डिफरेंस आ सकता है। क्रेडिट आउटपुट वो होता है जब वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय वेंट्रिकल पर मिनट में कितना हो रहा है। मतलब कि 1 मिनट में 72 टाइम्स हो जाता है ना हमारा कार्डियक साइकिल। तो इसका फॉर्मूला होता है SV/HR मतलब कि स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट 70 इंटू 72। ये हो गया 1040 ml पर मिनट जो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर पर मिनट है। एक एथलीट के अंदर ये 30 लीटर पर मिनट तक हो सकता है। जितना ज्यादा ये है उतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि आदमी हेल्दी है। ठीक है। फ्रैंक स्टार्लिंग लो इसका क्या होता है? टेंशन जनरेटेड बाय वेंट्रिकुलर मसल डिपेंड्स ऑन वेंट्रिकुलर फिलिंग। मतलब कि जितनी ज्यादा वेंट्रिकुलर के अंदर फिलिंग होगी, जितना ज्यादा ब्लड होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्शन होगी उस ब्लड को बाहर निकालने के लिए। नोडल एंड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट। अब हम ये देखते हैं ये क्या होता है। हमें पता है जो हमारा हार्ट है वो मायोजेनिक है, ऑटोरिदमिक है एंड ऑटो एक्सिटेबल है। इसका क्या होता है? टेंशन जनरेटेड बाय वेंट्रिकुलर मसल डिपेंड्स ऑन वेंट्रिकुलर फिलिंग। मतलब कि जितनी ज्यादा वेंट्रिकुलर के अंदर फिलिंग होगी, जितना ज्यादा ब्लड होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्शन होगी उस ब्लड को बाहर निकालने के लिए। नोडल एंड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट। अब हम ये देखते हैं ये क्या होता है। हमें पता है जो हमारा हार्ट है वो मायोजेनिक है, ऑटोरिदमिक है एंड ऑटो एक्सिटेबल है। सो ये जो आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये है SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। ये होता है हमारा पेसमेकर। और ये क्या सिग्नल देता है? ये सिग्नल देता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है ये अपर हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। ये सिग्नल पहले कहा जाता है यहाँ से, यहाँ पे सिग्नल देता है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद ये सिग्नल जाता है हमारे AV नोड में। AV नोड सिग्नल देता है हमें, पहले तो यहाँ पर देता है AV बंडल में और फिर साइड में पार्किंजर फाइबर्स में। ठीक है। जिसको हम बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। इस वाले पोर्शन को हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। और AV नोड क्या इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है? ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ये देता है कि लोअर हार्ट चैम्बर्स को, वेंट्रिकल्स को अब कॉन्ट्रैक्ट करना है। हम पढ़ते हैं ECG। ECG की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उसकी जो मशीन होती है, मेजर करने की मशीन, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट रिप्रेजेंट करता है। अभी हमने जैसे पढ़ा था SA नोड के बारे में और AV नोड के बारे में, तो मैं ये बताना भूल गई थी। जो SA नोड है उसे हम पेस मेकर कहते हैं और AV नोड को हम पेस सेटर कहते हैं। तो जब हम ECG को नापते हैं, मेजर करते हैं, उस टाइम हमें 3 लीड्स लगाई जाती है। एक इस रिस्ट में, एक इस रिस्ट कह रही हूँ, एक हाँ रिस्ट पे ही लगती है शायद, पता नहीं मेरे को। एक इस रिस्ट पे, मतलब दोनों हाथों की रिस्ट पे, और एंकल पे लगती है। ठीक है।
ये है हमारी ईसीजी। सो ये जो हमारा पी है, आपको पी दिख रहा होगा, ये कब होता है? जब एट्रियल डीपोलराइजेशन हो। एट्रियल डीपोलराइजेशन क्या होता है? जब ऐसे नोड से जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो जाते हैं हमारे एट्रिया में, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर एट्रिया से जो हमारा ब्लड होता है वो वेंट्रिकल्स में जाता है। फिर ये आ गया हमारा QRS, ये हम एक ही काउंट करते हैं, इसे हम पल्स रेट भी होती है ये। अगर हम जब ईसीजी पूरी आती है, जब हम इनको काउंट करते हैं तो वो हमारी पल्स रेट होती है। जब हम QRS को काउंट करते हैं वो हमारी पल्स रेट होती है। ये कब होता है? जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो, मतलब कि एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में और सिग्नल जाएगा, और फिर वो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से आर्टरीज में जब ब्लड जाएगा। फिर उसके बाद आ गया हमारा टी कब होता है? जब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो। इसमें जो हमारे वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स कर रहे होते हैं और ब्लड को अंदर लेने के लिए। सो यहाँ पर जो हमारा एक ईसीजी एक सिस्टोल खत्म हो जाता है, यहाँ पर एंड ऑफ सिस्टोल हो जाता है, फिर यहाँ से दोबारा पी से शुरू हो जाता है। ये हमारे कुछ केसेस है इसके, क्या कहते हैं, ईसीजी के। अगर आपका जो QSR है, अब QRS है वो अगर एलिवेट हो गया, जो हमारा ST है वो एलिवेट हो गया है, इसका मतलब आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, मतलब आप मर चुके हैं। और दूसरा ये है, अगर डिप्रेस्ड हो गया, नीचे हो गया है, तो आपको मायोकार्डियल इंसेमिया है, इसका मतलब आपके पास कम ब्लड पहुंच रहा है आपके हार्ट में। बट द रेगुलेशन ऑफ कार्डियल एक्टिविटी, कार्डियक सेंटर होता है मेड्यूला में, मेड्यूला जो मॉडरेट करता है ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अगर सिंपैथेटिक है, इसका सिंपैथेटिक जो है वो हार्ट रेट को ज़्यादा कर देगा। अगर हार्ट रेट ज़्यादा है तो सिंपैथेटिक जो हार्ट रेट को कम करता है। हार्ट रेट कम है तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, और ये किससे होता है? एसिटाइल कोलाइन से। फिर आ गया हमारा पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन कौन वे सर्कुलेशन होते हैं जब जो हमारा, जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर इससे हार्ट तक ब्लड जा सकता था, बट इन्होंने ऐसे नहीं पहुंचाया। पहले लीवर में गया, लीवर से फिर गया, तो लीवर में कैसे गया? हेपेटिव पोर्टल वेन से गया, और फिर पोर्टल वेन से गया तो इसे हम पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं, और फिर लीवर से ये हेपेटिक वेन से फिर ये हार्ट में चला गया, इसे हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। फिर एक एग्जांपल हमारा हाइपोफिसिस पोर्टल सिस्टम का, जो हमारा हाइपोथैलेमस एक हमारा ग्लैंड होता है, वहाँ से ब्लड पहले पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर हार्ट में जाता है, इसे हम कहते हैं हाइपोफिसिस पोर्टल सिस्टम। शायद हाइपोथैलेमस होता है रेनल पोर्टल सिस्टम, ये लेकिन इंसानों के अंदर एब्सेंट होता है तो हम इसे नहीं पढ़ रहे। फिर आ गया हमारा आर्टरी एंड वेन के बीच में डिफरेंस। आर्टरी हमेशा अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाती है ब्लड को, वेन हमेशा टुवर्ड्स द हार्ट लेकर आती है। आर्टरी जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, वेन डीऑक्सीजनेटेड को। इसका एक्सेप्शन केस है पर्मनरी आर्टरी, और इसका एक्सेप्शन केस है पर्मनरी वेन। ये डीप सेटेड होती है, मतलब ये हमारे ऊपर नहीं होती, ये जो आपको ऊपर दिख रही है ना, ये हमारी वेन्स है, और ये सुपरफिशियल होती है, वो तो मैंने आपको दिखाई दी। सिर्फ एक वेन होती है जो हमारी रेडियल आर्टरी होती है, ऊपर होती है, वो मैं आपको देखना सिखाती हूँ। जैसे ये हमारा हाथ है, यहाँ पर अंगूठे के नीचे यहाँ पर ऐसे देखो, यहाँ पर इसमें नहीं दिखेंगे, ऐसे नहीं दिखेगा ना, यहाँ पर मेरी यहाँ पर है, जैसे यहाँ से भी वही दिखती है, एंड ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पर ये फील होती है, ठीक है। हाई प्रेशर होता है
इसमें तो जर्क्स फील होते हैं, इसमें लो प्रेशर होता है, इसकी मसल्स थिन होती है, इसकी थिक होती है, इसका जो ल्यूमेन है वो नैरो होता है, इसका ल्यूमेन वाइड होता है। इस आर्टरी में कोई भी वॉल्व नहीं होती, लेकिन वेन्स में होती है, क्योंकि ये टुवर्ड्स द हार्ट लेकर आता है, तो ताकि बैक फ्लो ना हो, इसलिए इसमें होती है। सो ये हमारा ट्यूनिका एक्सट्रीम है, जो बाहर वाला पार्ट होता है आर्टरी का। फिर उसके बाद ये ट्यूनिका इंटीरिया है, एंड ये ट्यूनिका मीडिया है जो बीच वाला है, और ये बीच में ल्यूमेन है। ल्यूमेन नैरो है हमारा, इसमें ये ट्यूनिका वो हमारी वाइड है, और इसमें हमारा ल्यूमेन भी वाइड है। हम देखते हैं हमारा लिम्फ सिस्टम। लिम्फ क्या होता है, क्या कहते हैं, जैसे ये हमारा हार्ट है, हार्ट से यहाँ पर आर्टरीज है, फिर यहाँ मतलब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये हमारे बीच में कैपिलरीज है। ये जो ये है, ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये है हमारे टिश्यूज। जब हमारा ब्लड यहाँ पर आता है, तो थोड़ा बहुत प्लाज्मा निकल जाता है यहाँ से, थोड़ा सा लीकेज हो जाती है बाई चांसली, तो ये टिश्यू फ्लूइड हो जाता है, WBC। तो फिर उसके बाद जब ये टिश्यू फ्लूइड जो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम है उस मतलब यहाँ पर जाता है, ये बीच बीच में होती है हमारे, ये इसलिए ही होती है ताकि जो हमारा प्लाज्मा है, WBC है, ये जो हमारा लिम्फोसाइट्स है, ये उनको कलेक्ट कर ले, एंड फिर उसके बाद ये अगर जब लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर कर जाता है, तो फिर ये लिम्फी हो जाता है। ये अगर ये ना हो तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, इससे क्या कहते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, पस फॉर्मेशन हो सकती है, वॉल्यूम कम हो सकता है, बीपी कम हो सकता है, जो सेल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कम हो सकता है, क्या कहते हैं, लिम्फ इम्यूनिटी में हेल्प करता है, एंड ये कलरलेस होता है, ये लिम्फोसाइट को कंटेन करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इम्यूनिटी का इसका काम होता है। इस ये इंपॉर्टेंट कैरियर किसका भी है, न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स का भी है, एंड जो फैट एब्जॉर्ब होता है, जो वो लिम्फ करता है, किसमें, इंटेस्टाइनल वेली में जो फैट एब्जॉर्ब होता है वो लिम्फ के द्वारा होता है, उन लिम्फ्स को हम कहते हैं लेसिटील्स। एंड यस, दिस इज आवर लिम्फेटिक सिस्टम। हम देखते हैं डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स भी इजी है हमारे। डिसऑर्डर्स क्या है, हाइपरटेंशन, जो जब हमारा ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, 120 से 120/80 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है रिपीटेडली, तो हमें हाइपरटेंशन होती है। एंड क्या कहते हैं, इससे क्या क्या इम्पैक्ट होता है, ब्रेन इम्पैक्ट होता है, लिवर इम्पैक्ट होता है, एंड हार्ट इम्पैक्ट होता है। फिर आ गया हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथ्रोस्क्लेरो अभी तक ठीक बोल रही थी मैं, एथ्रोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। इफेक्ट द ये क्या कहते हैं, ये वेसल्स को इफेक्ट करता है, जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, जो हमारे हार्ट तक ब्लड पहुंचाती है उसे। ये क्यों होता है, कोज्ड बाय डिपोस्ट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। इससे क्या बनता है, ल्यूमेन ऑफ जो ल्यूमेन होता है आर्टरीज का, वो नैरो हो जाता है, पहले ही नैरो होता है और नैरो हो जाता है तो बंद हो जाता है। हमारा एजीना, एजीना एजीना को हम एजिनो पेक्टोरिस भी कह सकते हैं। इसका सिम्टम क्या है, एक थोड़ा सा चेस्ट पेन, ठीक है। इससे क्या होगा, स्केमिया हो सकता है, जब सफिशिएंटली हार्ट मसल्स तक ऑक्सीजन ना पहुंचेगा, तो यही होएगा। ये मैन एंड वुमेन किसी को भी हो सकता है, ये कॉमन है मिडिल एज में या फिर बुजुर्गों में, एल्डरली में। ये इस कंडीशन में भी हो सकता है जब ब्लड फ्लो इफेक्ट होता है हमारा। अब हमारे पास तीन चीज़ें, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक कब होता है, जब इस्केमिया होता है एंड फिर इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कि जब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हार्ट मसल्स तक पहुंचता है उसे हम इस्केमिया कहते हैं। एंड फिर उसके बाद जब हार्ट मसल फिर उस नहीं पहुंचेगा तो डैमेज ही होएगी, तो उसे हम इन्फेक्शन कह देते हैं। ये हार्ट अटैक होता है। हार्ट फेलियर जब पंप करना ही बंद कर जाता है हमारा हार्ट। और इसका एक वो भी है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जब हमारे लंग्स में कंजेशन होती है ना, तो उस टाइम ये हमारा मेन सिम्टम होता है। जब ज़्यादा लंबे समय तक कंजेशन रह जाएगी, तो वो हार्ट फेलियर को
कर सकता है। फिर आगे हमारे कार्डियक अरेस्ट, जब प्रॉपर स्टॉपेज हो जाती है हमारी हार्ट की, तो हम उसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। फाइनली आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। देखते हैं कितनी देर की वीडियो बनेगी। सो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, एंड बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।